वो जो उसका कट है, वहाँ पे जो हीलिंग हुई है, वहाँ पे टिश्यू कितना मोटा है या पतला है। देखिए, एक पेशेंट जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ हो ना, अनलेस कि उसके साथ बल्ज भी उनको नज़र आ रहा हो, यानी और भी चेंजेस नज़र आ रही हो अल्ट्रासाउंड के ऊपर, जो कि शो कर रहा हो कि ये स्कार जो है शायद नॉर्मल डिलीवरी ना करवा सके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जब मैं अपने कमेंट्स वगैरह देख रही थी तो उसमें एक कमेंट था कि स्कार थिकनेस पे भी बात कीजिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा वैलिड है। जैसे-जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड्स ज़्यादा करवाना शुरू हो गए हैं अपनी प्रेगनेंसीज़ के अंदर, और ये ज़रूरी भी है, मैं ये नहीं कह रही कि हम एक्स्ट्रा मतलब गैर ज़रूरी है। लेकिन उसमें फिर हम जो चीज़ देखना शुरू हो गए हैं, वो है स्कार थिकनेस। अच्छा, स्कार थिकनेस उन पेशेंट्स में देखी जाती है जिनको ऑलरेडी सिज़ेरियन सेक्शन मौजूद होता है, और जिनमें हम प्लान कर रहे होते हैं कि अब इनको नॉर्मल डिलीवर करना है। ये वो पेशेंट होते हैं जिनका एक सिज़ेरियन सेक्शन हुआ। अच्छा, कुछ लोग स्कार थिकनेस को जो 2 ऑपरेशन या 3 ऑपरेशन वाली खवातीन में भी देखते हैं कि ये तो नहीं कि वक़्त से पहले हमें ऑपरेशन करना पड़ जाएगी। वो पेशेंट्स होती हैं जो कि मुसलसल अपनी पेट में दर्द की शिकायत कर रही होती हैं, और डॉक्टर को शायद ये घबराहट होना शुरू हो जाती है कि ये ऐसा ना हो कि ये बच्चेदानी जो है वो स्कार थिन होने की वज़ह से, बारीक होने की वज़ह से जो है वो फट जाए। ठीक है? तो इस सूरत-हाल में भी वो स्कार थिकनेस जो है ना वो चेक करवा लेते हैं। तो स्कार थिकनेस से मेरी मुराद है कि जो प्रीवियस आपकी सर्जरी हुई है ना, पिछला ऑपरेशन जो हुआ है, वो जो उसका कट है, वहाँ पे जो हीलिंग हुई है, वहाँ पे टिश्यू कितना मोटा है या पतला है। देखिए, एक पेशेंट जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ ना, उसका यूट्रस एक जैसा बना, लेकिन जब आप उसमें कट लगा देते हैं, तो फिर उस तरह से वो हील नहीं करता, कभी भी पहली तरह से नहीं होता। जैसे आपकी स्किन में कट लग जाए, तो वहाँ पे एक स्कार सा बन जाता है। अब यूट्रस एक ऐसी चीज़ है जो इतनी छोटा होता है जब उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, और जब जैसे-जैसे प्रेगनेंसी होती जाती है ना, तो वो स्ट्रेच होता जाता है, ठीक है? जैसे गुब्बारा है, वो पतला होता जाता है, तो उसकी जो वो जिल्द है, कह लें जो उसकी वॉल है, वो भी थिन होती जाती है। अब जैसे-जैसे वो थिन होती जाती है, तो बाकी एरिया को तो कोई मसला नहीं होता, वो थिन भी है, थिक भी है। लेकिन जो एरिया स्कार वाला होता है, जहाँ पे फाइब्रोसिस हुआ होता है, हमें ये डर होता है, ये खौफ होता है कि वो अलहदा ना हो जाए, वो अलग ना हो जाए। ये खौफ हमें तब भी होता है जब हम पिछले ऑपरेशन वाले पेशेंट को दर्दें लगा के डिलीवर कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी भी हमें ये खौफ होता है कि कहीं स्कार खुल ना, क्योंकि अब एक तो वो स्कार बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ होता है, दूसरा जब हमारे पेन्स आ रही होती है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो वहाँ विस्तार थे दिस वगैरह इसकी इम्पोर्टेंस आती है। अब सवाल ये था कि क्या इसकी इसके डर या खौफ से हमें पॉलीप्रोपिस सिज़ेरियन सेक्शन करवा लेना चाहिए या नहीं? अच्छा, जिनके तो 2 या 3 ऑपरेशंस हैं और वहाँ पे स्कार थिकनेस की इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। अगर पेशेंट को पेन नहीं आ रही है और वो बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेंट कर रहे हैं, और ये वैसे पेन की कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो लेबर में नहीं है। तो ऐसी सूरत-हाल में लोग अगर स्कार थिकनेस करवाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कम आ जाती है, लेस देन 3 एमएम आ भी जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने थिन स्कार दिया होता है, लेकिन यूजुअली हम डिलीवरी जो है पूरे टाइम तक करवाने में कामयाब हो जाती हैं। साइलेंटली रप्चर अमूमन तौर पर नहीं करता। कभी-कभी साइलेंटली वो अलहदा ज़रूर हो जाता है, पर रप्चर नहीं करता। यानी इसे कहते हैं स्कार डेhiscence हो गई, पेन का करके, यानी स्कार थोड़ा खुल जाता है लेकिन यूट्रस फटता नहीं है। अमूमन यूट्रस फटता तब है जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। सो अगर आपकी स्कार बहुत ज़्यादा थिन है, आपने ऑलरेडी 2 या इससे ज़्यादा ऑपरेशन हुए हुए और आप अपनी डिलीवरी के करीब हैं, फिर तो चलिए अक्लमंदी है कि आप ऑपरेशन करवा लें, इस खौफ में ना रहें कि स्कार खुल जाए। लेकिन अगर आपका अभी टाइम 8 मंथ का चल रहा है या 9 मंथ का स्टार्ट है, तो कोशिश करें प्रेगनेंसी को बाकी पैरामीटर्स के थ्रू भी आप इवैल्यूएट करके, और कोशिश करें कि जितना करीब आप उसको टर्म के 37 वीक्स के करीब आप डिलीवर करा सकें। अच्छा, अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा की बात वो ये थी कि अब इनको पेशेंट को जिनका एक ऑपरेशन है और इनका स्कार फिल है, तो क्या हम इस पेशेंट को नॉर्मली डिलीवर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? अच्छा, अब सवाल ये है कि वो पेशेंट जिनका एक ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो उसमें मैं ये किया जाता है कि स्कार थिकनेस कितनी है कि हमने आपको नॉर्मल डिलीवर कराना है या नहीं डिलीवर कराना है। अगर मैं साइंटिफिक पेपर्स की बात करती हूँ या अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस खास नज़र नहीं आई। 3.5 एमएम का वो कट ऑफ देते हैं, पहले ये 4 था, अब उन्होंने इसको 3.5 कर दिया कि अगर आपको इतना स्कार मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस हैं आपको कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगेन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम ड्यूरिंग लेबर देखते होते हैं। फिर उसके अलावा अगर क्या ये इससे कम है, तो क्या हमें स्ट्रेट अवे सिज़ेरियन सेक्शन करा लेना चाहिए? इसके बारे में भी कोई हतमी राय नहीं है। अब इसको पूरा करने के लिए हम और चीज़ों को देखते हैं, जिससे एक चीज़ कहती है स्कार टेंडरनेस।
का वर्ड यूज़ किया जाता है। स्कार टेंडरनेस का मतलब ये है कि हम स्कार पे हाथ रखते हैं और हम देखते हैं कि पेशेंट को दर्द कितनी हो रही है। अब जब मैं स्कार का ज़िक्र करती हूँ तो इससे मतलब ये पेट वाला स्कार नहीं है, यानी पेट पे जो कट पड़ा हुआ है उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम ये यूट्रस के पे जो आपका बच्चेदानी पे स्कार है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपकी पेशेंट की हाथ लगाने से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है कि अगर उसकी थिकनेस भी कम है और उसको दर्द हो रही है, उसकी पल्स भी रैपिड है, तेज़ है, तो उसका मतलब है कि हाँ, शायद प्रॉब्लम है वो आ रहा है और ये कम चांसेस होते हैं कि ये खाली स्टार्ट बस में लेके लोग पैसे अगर करते तो मेरे ख्याल में कोई अकलमंदी नहीं है। अनलेस कि उसके साथ बल्ज भी उनको नज़र आ रहा हो, यानी और भी चेंजेस नज़र आ रही है अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो शो कर रहा हो कि ये स्टार जो है शायद नॉर्मल डिलीवरी ना करवा सके। सिमिलरली अगर कोई पेशेंट की और पिछले जो डिलीवरी थी वो कोई इतनी ईज़ी नहीं थी, यानी ऑपरेशन मुश्किल हालात में हुआ हुआ है, या फिर ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा टेयर एक्सटेंड कर जाते हैं, उस सूरत हाल में इन्फेक्शंस हो गई हो अगर लास्ट टाइम में ऑपरेशन के बाद, या अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहा हो, आप इम्यूनिटी आपका खाना पीना इतना अच्छा नहीं, तो उन लोगों में वैसे भी स्कार इतना अच्छा नहीं बना होता। इस वजह से हमारे एशियंस जो खवातीन हैं, उनके स्कार इतने थिक बढ़ते भी नहीं रहते हैं। कौन सा पेशेंट का स्कार अच्छा बिहेव करेगा लेबर में, ये तो आपको लेबर में पता चलता है। इसलिए अगर आप पेशेंट को, अगर पेशेंट नॉर्मल डिलीवर होना चाह रही है, तो आप उसको फुल चांस दीजिए नॉर्मल डिलीवरी का। उस टाइम पे बाकी पैरामीटर्स को देखिए, जैसे स्कार टेंडरनेस को, पल्स को और लेबर की प्रोग्रेस को। लेबर अगर स्मूथली प्रोग्रेस कर रहा है तो इसका मतलब है स्कार ओके है। अगर बेबी की हार्ट बीट ठीक रह रही है, इसका मतलब है स्कार ओके। अगर रेगुलर उसको रेगुलर पेन्स आ रही हैं और ऐसा नहीं है कि मुसलसल दर्द की शिकायत है, ये बिल्कुल दर्द खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि रेगुलर पेन्स आ रही हैं और यूट्रस का मुंह भी खुल रहा है, इसका मतलब है स्कार ठीक है। अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें पेन तो आ रही थी लेकिन यूट्रस पे चेंज नहीं आ रही थी, उसको बहुत देर लंबे अरसे के लिए देखना कोई इतनी अकलमंदी की बात नहीं। सो खाली हम स्कार थिकनेस पर फैसला नहीं करेंगे, स्कार थिकनेस के अलावा बहुत सारी और चीज़ें। सो सिर्फ स्टार फिटनेस को देख के परेशान होकर कोई जल्दबाजी में फैसला ना कीजिए। इसके बारे में डिटेल सारे पैरामीटर्स को देखकर आप डिसाइड कीजिए कि आपने क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है। दुआओं में याद रखिएगा, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।